हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हो बेटा आप सभी लोग? आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत लगन के साथ कर रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और ये जो टॉपिक है क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। आज हम इस चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे बेटा, और ये चैप्टर से बोर्ड एग्जाम पे डायरेक्ट थ्योरम भी पूछी गई हैं और इस पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं। रीजन ये है कि कहीं ना कहीं बच्चों का ये जो रेखा गणित वाला पोर्शन होता है ये कमज़ोर होता है, या बच्चों ने उस स्तर से चीज़ें नहीं पढ़ी होती हैं, तो इस वजह से वो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते नज़र आते हैं। काफ़ी बच्चों का फीडबैक लिया तो उस पर हमें ये मिला कि उन्होंने ये बोला कि सर ये चैप्टर कठिन है। तो बेटा एक बार आप इस वीडियो के साथ अच्छे से जुड़ जाओ। रोज़ शाम को 8 बजे आप आ जाओ। 3 वीडियो लेक्चर में हम आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा देंगे। आज तो केवल हम बहुत बेसिक सी बातें करेंगे, क्योंकि हमने कहा था ना, हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उसका हम आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। कॉन्सेप्ट पर आधारित किस तरीके के बोर्ड एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग एडवांस क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर पे हम केवल बहुत जो मामूली सी चीज़ें हैं उन्हें करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस पे किस तरीके की चीज़ें पूछी गई हैं बोर्ड एग्जाम पे। चैप्टर का नाम है बेटा आपका त्रिभुज। इंग्लिश में इसको ट्राइंगल कहते हैं। त्रिभुज चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में ट्राइंगल्स बोलते हैं बेटा इसको। अब समझो त्रिभुज है क्या। अगर त्रिभुज की आपको ये पता है कि डेफिनेशन क्या होती है तो बताओ। नहीं पता है, देखो हम आपको बता रहे हैं। त्रिभुज की डेफिनेशन होती है बेटा तीन भुजाओं से निर्मित बंद आकृति। ये वर्ड बहुत जरूरी है। तीन भुजाओं से निर्मित कैसी आकृति होनी चाहिए बेटा? बंद आकृति। तीन भुजाओं से निर्मित बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं हम। त्रिभुज में कोई आपको बहुत वैसी बात नहीं बता रहे हैं, ओनली हम ऐसा नहीं बहुत बेसिक चीजें हम बता रहे हैं। केवल हमने ये कहा बेटा चैप्टर का नाम त्रिभुज है, तो हमने कहा एक बात, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा त्रिभुज आखिर कहते किसके। तो इस वजह से हमने आपको ये डेफिनेशन बता दी। बहुत ज्यादा हम बेसिक नहीं चलेंगे, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार बनी है। तो हमने आपको ये बता दिया कि त्रिभुज आप किसे कहेंगे, तो तीन भुजाओं से निर्मित बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बाकी आपने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े होंगे, हम आपको वो नहीं बता रहे, ओनली हम आपको ये बता देंगे कि त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार से डिसाइडेड होते हैं। एक तो होता है भुजाओं के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कुछ त्रिभुज होते हैं और कुछ बेटा होते हैं कोणों के आधार पर। और हमें ऐसी उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को जानते भी हैं। भुजाओं का आधार पर त्रिभुज आप जानते होंगे कौन से होते हैं, और कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन से होते हैं, वो सब बातें आप जानते होंगे। क्लास 9th में ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझाई भी जाती हैं। हम लोग यहाँ पर एक विशेष प्रकार के त्रिभुज को जानने की कोशिश करेंगे, जिनको कहते हैं हम लोग कक्षा 9 में हम लोग को कांग्रुएंस ट्रायंगल पढ़ाए जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, जिनका नाम होता है बेटा समरूप त्रिभुज। तो पहला कॉन्सेप्ट आज हम लोग का यहीं से स्टार्ट होगा, समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। आखिर क्या होते हैं समरूप त्रिभुज? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग का आज का रहेगा समरूप त्रिभुज के बारे में। आखिर क्या होते हैं समरूप त्रिभुज? तो सबसे पहले आप देखना, समरूप त्रिभुज की परिभाषा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको समझना और विचार करना। सीधे सीधे समरूप त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं उनको भी हम आपको कराएंगे बहुत अच्छे से। तो समरूप त्रिभुज आप बताओगे वे त्रिभुज जिनमें संगत कोण, बराबर होते हैं
बराबर होते हैं तथा संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। बेटा समझ पा रहे हो बात को? हमने कहा समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, तो आपने बताया वे त्रिभुज जिनमें संगत कोण बराबर होते हैं। अभी आप कह रहे होगे कि ये संगत वर्ड क्या है, अभी हम आपको ये भी समझा रहे हैं संगत वर्ड क्या है। तो वे त्रिभुज जिसमें संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, वो कैसे कहे जाते हैं? वो बेटा कहे जाते हैं समरूप त्रिभुज। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में। तो सर्वांगसम त्रिभुज में बेटा क्या होता है, वो भी बात हम यहाँ पे आपको डिस्कस करते चल रहे हैं। सर्वांगसम त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनमें संगत कोण तो बराबर होते हैं, साथ साथ संगत भुजाएं भी बराबर हो, तो उनको हम लोग कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? समरूप त्रिभुज को। कहीं पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर हमें त्रिभुजों को ये सिद्ध करना होगा कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो समरूपता या सर्वांग समता की कुछ कसौटियां होती हैं, उनके आधार पर हम लोग उनको सिद्ध कर लेते हैं। अगले वीडियो लेक्चर पे हम लोग वो वाली बात भी जानेंगे, और कुछ ऐसी प्रमेय है जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछी गई हैं, उनको भी हम लोग अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। आज बहुत बेसिक से क्वेश्चन हम लेंगे, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट थोड़ा छोटा है, तो जो कॉन्सेप्ट है इसी पर आधारित किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको करने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग। तो हमने आपको बताया कि समरूप त्रिभुज क्या है, तो आपने कहा वे त्रिभुज जिनमें संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तथा संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहे जाएंगे? समरूप त्रिभुज कहे जाएंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे। समरूप त्रिभुज में आपने ये वाली बात समझ ली कि इसमें संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर, तो वो क्या कहे जाएंगे? समरूप त्रिभुज। समझ पा रहे हो? समरूप त्रिभुज में आकृतियों का बराबर होना जरूरी नहीं होता। मतलब दो त्रिभुज दिए गए हैं तो उसमें कोई एक त्रिभुज छोटा हो सकता है और कोई भी एक त्रिभुज बड़ा हो सकता है, तो उसकी भुजाओं का अगर रेशियो सभी जगह बराबर आ रहा है तो फिर वो कैसा है? समरूप। तो समरूप त्रिभुज में देखने में तो हो सकता है एक जैसे लगे, लेकिन आकृति का समान होना संभव नहीं है, और जरूरी नहीं, मतलब संभव है, अगर आकृति बराबर है तब भी समरूप है, और अगर आकृति बराबर नहीं भी है, छोटी बड़ी है, तब भी आप उनको क्या कहेंगे कि वो समरूप ही होंगे, अगर उनकी भुजाओं में अनुपात बराबर आ रहा सभी जगह तो वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। समझ पा रहे हो बेटा आप इस बात को? जैसे हमने कहा ये कोई दो ट्रायंगल है इस तरीके से, ये ए है, ये बी है और ये सी, और हमने कहा बेटा एक ये कोई ट्रायंगल है, ये डी है, ये ई है और ये एफ। हमने कहा ये 70 डिग्री है, ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं ओनली। हमने कहा ये 60 डिग्री है, तो बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा? ये 70 है, ये 60 है, तो बताओ कितना हो जाएगा? देखो इनको ऐड कर लो, तीनों कोणों का योग 180 होता है, आप इस बात को जानते हैं। तो इसको और इसको ऐड करोगे 130 आएगा। अब 180 होता है टोटल योग, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 50 होना चाहिए, तभी तो 130 होगा। उसी प्रकार से अगर मान लो ये वाला भी कोण 70 डिग्री है, ये वाला भी कोण कितना है? 60 डिग्री, और ये वाला भी कोण अगर 50 डिग्री है, तो आप इन्हीं कोणों का आधार पर कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। रीजन क्या है कि एंगल ए बराबर किसके है? एंगल डी के। एंगल बी जो है वो बराबर किसके है? एंगल ई के। और एंगल सी जो है वो बराबर है किसके? एंगल एफ के। 70 डिग्री, 60 डिग्री और 50। समझ पा रहे हो? तो ये कोण बराबर दिए थे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप का इस तरीके से निशान होता है बेटा, ठीक है। समरूप होगा किसके? अब ए किसके बराबर था? डी के, तो यहाँ पर लिखो डी। फिर बी किसके बराबर था? ई के, तो यहाँ पर लिखो ई। और सी किसके बराबर था? एफ के, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। किसके अकॉर्डिंग? आपने कहा, आप देखो कोण हुई आपने दिखाया, तो आप बोल सकते हैं एंगल 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 के आधार पर हमने कहा कि ये दोनों त्रिभुज, समरूपता की कसौटी हमने लगाई एंगल एंगल एंगल, तो इसके हिसाब से ये क्या होगा? ये त्रिभुज समरूप होगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से हम लोग समरूप त्रिभुज को प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे ये हमने इस तरीके से दिया, मान लो एंगल दिए थे,
सपोज दैट यहाँ पर एंगल ना देके त्रिभुज दो देके उनके भुजाएं दे रहा हो, है ना, और फिर पूछे कि बताओ ये त्रिभुज समरूप है क्या, तो देखो उस पर आप क्या समझोगे। जैसे हमने कहा ये कोई दो त्रिभुज दिए गए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। हमने कहा एक और त्रिभुज यहाँ पर दिया गया, ये मान लो P है, ये Q है और ये R है। ये वाली भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा मान लो दी गई है 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, हमने कहा यार ये वाली जो भुजा है ना वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमने कहा ये वाली जो भुजा है वो है 12 सेंटीमीटर और हमने कहा ये वाली जो भुजा है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर, ऐसे दे दिया। हमने कहा बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो आपने कहा समरूप ये तभी होंगे जब हम इनकी भुजाओं पे रेशियो निकालें, अगर बराबर आ गया सभी जगह तो वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, आपने कहा समरूप हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है बेटा चेक करो। जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे ये कितना लिखा है 4, देखो इस पे 4 का कहीं डबल देखो आप, यहाँ 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 देखो कहीं दिख रहा है, तो आप कह रहे हो 4 का जैसे ये डबल है 8, तो आप कह रहे हो कि ए बी का रेशियो किसके साथ हमने देखा पी क्यू के साथ, समझ रहे हो। इसके बाद हमने कहा ये देखो बी सी लिखा, ये 6 है, देखो 6 का डबल, हम डबल के रेशियो देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये डबल लिखा तो ये क्यू आर हो गया। हमने कहा यार यहाँ से ए सी देखो ये 8 है, इसका डबल लिखा, ये कितना पी आर, क्या देखो ये सभी चीजें आपस में बराबर आएंगी, तो आपने कहा था ए बी का मान 4 है और यहाँ से पी क्यू का मान कितना 8, बी सी का मान 6 है और इसका मान 12, इसका मान कितना है 8 और इसका मान पी आर का मान कितना 16, सब जगह आप कैंसिल करोगे बेटा, तो आप देख रहे हो हर जगह 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, देखो हर जगह पर 1/2 ही आ रहा। तो अगर इसकी भुजाओं का अनुपात सभी जगह बराबर आ जाए तो फिर ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे समरूप। तो कहोगे इसलिए या बोलोगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। अब किसके समरूप होगा ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ से ए बी लिया था तो यहाँ से क्या लिया था पी क्यू, तो जब ए बी लिया तो हमने क्या लिया था पी क्यू, जब हमने क्या लिया बी सी तो क्या लेना पड़ा क्यू आर, तो बी सी लिया तो क्यू आर और आगे हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा समरूप। किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे तो बाई, अब यहाँ पर हमने साइड के रेशियो लिए तो बाई समरूपता किस पर कसौटी लग जाएगी बेटा साइड साइड साइड, भुजा 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 समरूपता का आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है ना वो क्या होंगे समरूप। समझ रहे हो आप इस बात को। तो देखो समरूप त्रिभुज पे ही आधारित किस तरीके से अपनी एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको यहाँ पर कराने की देखो कोशिश कर रहे हैं, समझने का प्रयास करना, और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि समरूप त्रिभुज आखिर क्या होते हैं। हमने आपको परिभाषा भी लिखी, फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि समरूप त्रिभुज अगर हमें प्रूव करना हो तो कैसे करते हैं। ये तो समरूप त्रिभुज वाली बात हो गई। अब देखो इस पर आधारित किस तरीके से एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप समझो। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया था बेटा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन है आपका चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है यदि पी क्यू का रेशियो बी सी के साथ 1:3 हो तो AP और PB का अनुपात होगा। ये बेटा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1:2, सेकेंड है ऑप्शन 1:3, थर्ड है ऑप्शन 1:4 और फोर्थ ऑप्शन है आपका डी नंबर 2:3। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
देखो सबसे पहले आपको ये दिया गया है कि दो त्रिभुज दिए गए, एक त्रिभुज, सॉरी दो नहीं, एक त्रिभुज दिया गया, इसमें आधार BC के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा गया। तो जैसा फिगर में मेंशन है वैसा पहले आप इसको चित्र बनाने की कोशिश करो, जैसा आपको इंफॉर्मेशन दी है उसी हिसाब से आप पहले चित्र बनाओ। अच्छा पहले हम ये और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 पे, फिर 20 पे, 21 में एग्जाम नहीं हुई तो 22 में पूछा गया, कोरोना आ गया था ना, फिर इसके बाद 23 पे पूछा गया और इसके बाद फिर 25 में पूछा गया। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको 2026 के लिए भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, देखो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने त्रिभुज में कोई चीजें अभी तक नहीं जानी है तो पहले आप समझने की कोशिश करो। इससे पहले हमने चैनल पर एक ये त्रिभुज चैप्टर का एक हमने प्रमेय अपलोड करी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना। थेल्स प्रमेय 2025 पे पूछी गई थी। थेल्स प्रमेय का क्या कथन है आपको वो भी याद कर लेना। उसमें हमने आपको 16-17 मिनट का वीडियो दिया है, बहुत अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है कि कैसे थेल्स प्रमेय को हम लोग प्रूव करेंगे बहुत आसान शब्दों में। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। अगर आपको उसकी लिंक ना मिल रही हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सब चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप जरूर से देख लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन है बेटा कि एक त्रिभुज है, देखो एक त्रिभुज है जिसका नाम है AB और C। ठीक है, इसके आधार BC के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा गया। तो BC के समांतर हमने क्या कर लिया, एक रेखाखंड इस तरीके से PQ खींच लिया। दिया ये गया है कि PQ और BC का जो रेशियो है, ये और ये, इसका रेशियो कितना दिया, 1:3 दिया। PQ रेशियो BC इज इक्वल टू 1:3। डिवाइड पे अगर आप लिखना चाहो तो PQ बटा BC 1/3, ये आपको दे रखा इक्वेशन फर्स्ट हमने बोल दी। तो आपसे ये पूछना चाह रहे AP और PB का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि ये रेखाखंड और ये BC भुजा, ये दोनों एक दूसरे के अगर समांतर है तो हमेशा याद रखना, दो लाइन अगर समांतर होती हैं, दो भुजाएं अगर समांतर होती हैं बेटा, तो उनके जो संगत कोण होते हैं, ये वाले कोण, वो हमेशा बराबर होते हैं। उनके ये जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। कोई कहे क्यों बराबर होता, तो आप कह देना करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, संगत कोण की वजह से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर। सुनो, तो आपको देखो यहाँ पर दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा ये छोटा सा, जिसको आप नाम दे रहे हो APQ, ये त्रिभुज दिख रहा होगा, और एक आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा AB और C, दिख रहा है ABC, ये दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आप इन दोनों त्रिभुज को ले लो और इन दोनों त्रिभुज को ये कोशिश करो कि ये समरूप है, इनको ये सिद्ध कर दो कि ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। तो हमने कहा ठीक है, हमने सबसे पहले क्या लिया, त्रिभुज APQ व त्रिभुज ABC ले लिया, ABC। देखो क्या कहोगे इसमें, सबसे पहले तो जब हमने इन दोनों त्रिभुज को लिया तो इसमें देख पा रहे हो ए एंगल दोनों पे कॉमन है, इसको हम 3 ऐसे लगा दे रहे हैं इस तरीके से। तो आप कह पा रहे हो कि एंगल ए जो है वो बराबर किसके, एंगल ए के। बेटा क्यों है, तो आपको यहाँ पर जरूर से मेंशन करना पड़ेगा कि एग्जामिनर समझ तो पाया आपकी बात को, क्यों बराबर है, तो आपने कहा उभयनिष्ठ कोण। हमने कहा यार एंगल P जो है भाई वो बराबर है, देखो किसके, एंगल B के। हमने कहा एंगल P जो है वो किसके बराबर है, B के। तो क्यों बराबर है यार, यहाँ पर इसका तर्क बताओ। तो हमने कहा ठीक है, इसलिए बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है। अगर दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उन पर जो बनने वाले ये कोण होते हैं ना, वो संगत कोण होते हैं। वो दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर। क्यों बराबर होते हैं, तो संगत कोण की वजह से। उसी प्रकार से हम कह रहे हैं यार कि एंगल Q जो है ना वो बराबर होगा एंगल C के। कह रहे हो क्यों यार होगा बराबर, तो हमने कहा संगत कोण की वजह से, संगत कोण की वजह से ये क्या होगा, बराबर। तो देखो यार एक त्रिभुज पे हमने ये 3 कोण बराबर दिखा दिए, तो इन्हीं का आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APQ जो है ना वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के। किसके, अच्छा ABC क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब A लिया तो A आया, जब P लिया तो क्या आया, B, तो P लिया तो क्या आएगा, B, और जब हमने Q लिया तो क्या आएगा, C। तो इस प्रकार से बेटा ये दोनों त्रिभुज जो है ना वो क्या हो गए, समरूप। और हमें बेटा पता है ये बात कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, अच्छा किसके आधार पर कह रहे हो, एंगल एंगल एंगल, कोण 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 समरूपता का आधार पर कह रहे हो, क्योंकि हमने तीन कोण बराबर दिखाए ना, तो यहाँ पे समरूपता की कसौटी कौन सी लगी, एंगल एंगल एंगल। इन्हीं का आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है ना वो क्या होंगे, समरूप। और बेटा
अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, हमने आपको बताया था भी समरूप त्रिभुज की परिभाषा बताई थी कि कोई दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। तो हमने कहा समरूप तो हमने प्रूव कर दिया, हमें भुजाओं का ही तो उसने रेशियो हमसे पूछा है, तो हमने कहा बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसे होंगे, बराबर। तो देखो यहां से अगर हमने एपी ले लिया तो फिर यहां से हमें बेटा क्या लेना पड़ेगा, ए बी, समझ रहे हो, बराबर। अब देखो अगर हम यहां से मान लो ए क्यू ले भी लें इस त्रिभुज के लिए ए क्यू, तो यहां से हमें क्या लेना पड़ेगा, ए सी। यूजलेस है यार, इनका हमें मतलब ही नहीं है। तो हमने कहा एक काम करो, अब की बार हम पी क्यू ले रहे हैं, यहां से पी क्यू, तो यहां से क्या लेना पड़ेगा, बी सी। तो बताओ क्या ऐसा कह पाओगे कि पी क्यू के बसे बटे में बी सी हो जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर। आप समझो हम लोग से पूछा क्या क्वेश्चन में, एपी और पीबी, जबकि अपने पास क्या है, एपी बटे में एबी है, जबकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पीबी। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, एपी जैसा है रहने दो, एबी, देखो एबी ए से लेके बी तक, आप अगर देखो ए से लेके बी तक, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, ए से लेके पहले पी तक लिख दो और फिर पी से लेके बी तक लिख दो। ए बी जो है वो बराबर होगा एपी प्लस बीपी, समझ रहे हो, बीपी बोलो या पीबी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, एपी और प्लस पीबी बराबर, देखो पी क्यू बटे बी सी, आपको इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू दी है, पी क्यू बटे बी सी कितनी है, 1/3, तो आप यहाँ पे रख दो बेटा 1/3, समझ रहे हो इस बात को। अब देखो और भी कुछ वैल्यू क्या आपको दी थी, और भी कोई वैल्यू आपको गिवन है क्या क्वेश्चन में, तो देख पा रहे हो क्वेश्चन में गिवन क्या था, देखो क्वेश्चन में गिवन क्या था, पी क्यू और बीसी था कि नहीं, समझ रहे हो भाई इस बात को। अब आप देखो इसका क्या करो, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग को जरूरत किसकी है, देख पा रहे हो पीवी हमें चाहिए था, तो पीवी हम लोग को मिल चुका, हमने कहा यार इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुमने कहा कर दो, कितना बन जाएगा, 3AP इज इक्वल टू AP प्लस पीवी, हमने कहा AP को धर ले आओ, तो 3AP माइनस का AP इज इक्वल टू PB, तो आ जाएगा 2AP इज इक्वल टू PB। हमने कहा बेटा यहां से हमें अनुपात किसका चाहिए, देखो AP का अनुपात PB के साथ, तो हमने कहा इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको इसके डिवाइड में ले आओ, तो क्या बन जाएगा AP अपॉन PB, ये 2 इंटू में है उधर जाके डिवाइड में, तो आ जाएगा 1/2, रेशियो फॉर्मेट में लिख दो, तो आप कहोगे रेशियो फॉर्मेट में क्या हो जाएगा 1:2, तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1:2 आया। और बेटा आप देख पा रहे हो 1:2 आपका कहाँ पे दिया गया है, 1:2 आपको दिया गया है इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, देख लो एक बार कहीं कोई गलती तो नहीं हमसे हो गई है। यहाँ पे क्या था, जैसे ए बी था, हम लोग को क्या चाहिए था, पी बी चाहिए था, तो हमने कहा यार ए बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी और पी बी, है ना, तो हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इसका रेशियो कितना दिया था, 1:3, हमने कहा ठीक है सॉल्व करा, तो यही आएगा भाई, देख लेना एक बार ऑप्शन अपने हिसाब से, ठीक है, चेक कर लो इसको, यही आएगा इसका आंसर। और ये आपका 2019 से लेके 25 तक लगातार पूछा गया, तो आगे भी आने के चांस है, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो एक बार। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई, एक बार आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और एक बार इसको अच्छे से सॉल्व कर जरूर लेना पुनः, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर हम लोग को मिलेंगे जिसमें ये और ये भुजा अगर समांतर दी होगी और इन दोनों में से किसी का रेशियो दिए के यहाँ की कोई भुजाओं का रेशियो पूछ रहा होगा, या ये भुजाएं देकर वो इसमें और इसमें से कोई एक भुजा और देके इन दोनों में कुछ पूछना चाह रहा होगा, तो आप डायरेक्टली ऐसा ही इसको प्रूफ नहीं करना, आप सीधे समझ जाना कि छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज जो है ना वो क्या होगा, समरूप। और पता है आपको अगर समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसे होंगे, बराबर। हम संगत भुजाओं का अनुपात को बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस आप याद रखना कि अगर बीच में समांतर अगर रेखाखंड कोई खींचा गया किसी त्रिभुज में, तो हमेशा याद रखना कि जो छोटा त्रिभुज होगा और जो बड़ा त्रिभुज होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो दोनों बेटा समरूप हो जाएंगे। और हमेशा याद रखना समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं के अनुपात जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इतना याद रख लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2025 के एग्जाम पे पूछा गया था, समरूप त्रिभुज पे ही आधारित है, देखो किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे।
देखो क्वेश्चन था यार, एक आपका लिखा हुआ था, देखो क्वेश्चन था कि त्रिभुज ABC, क्वेश्चन था बेटा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये समरूप है। ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, समरूप है। दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि एंगल A जो है ना वो है 45 और एंगल E जो है वो है 56। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि एंगल जो C होगा वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन आपको दिया है एक 45, बी ऑप्शन आपको दिया गया है 56 और सी ऑप्शन आपको दिया गया है 101 और डी ऑप्शन आपको दिया गया है 79। देखो क्या हो सकता है। देखो बेटा अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप, जैसे हमने कहा एक बार हम बना ले रहे हैं, ये ए है, ये बी है और सी। अगला त्रिभुज आप इसी प्रकार से बनाना, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ। ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप। और आपको पता है अगर त्रिभुज समरूप होते तो उनके संगत कोण सीधी बात है बराबर होते। एंगल ए के मान कितना दिया 45। बेटा अगर ये 45 है तो आप ये भी समझ जाओगे कि एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल डी के बराबर होगा बिल्कुल, क्योंकि समरूप है, पहले ही दिया। इसके बाद ई जो एंगल है वो कितना दिया 56। अगर बेटा ये 56 है तो आपको पता है ये भी कितना होगा 56, क्योंकि समरूप है और समरूप में संगत कोण क्या होते हैं बराबर। अगर ये 56 है तो यहाँ पे भी 56 होगा। वो सी एंगल आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये एंगल। और आपको पता है कि जैसे ये त्रिभुज ABC है, एंगल ए जो है ना वो कितना है 45, एंगल बी जो है वो कितना है 56। तो आपसे एंगल सी पूछा गया कि एंगल सी कितना होगा। तो आप एक बात जानते हैं ना भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 45, बी की वैल्यू कितनी है 56 और सी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी बराबर कितना है 180। जोड़ लो इनको, 6 5 11 हासिल 1, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 1 10, ठीक है। प्लस एंगल सी बराबर पे 180, एंगल सी का मान निकालोगे भाई तो 180 माइनस 101 तो 79। देखो अगर किसी ऑप्शन में दिया गया तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका साक्षात ऑप्शन नंबर डी पे मौजूद है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 200% राइट आंसर हो जाएगा अगर हमने कैलकुलेट सही किया है तो। अगर कैलकुलेशन सही ना हो तो आप अपने स्तर पे भी देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो ये इस तरीके से 2025 के हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं। ये 24 पे भी पूछा गया है तो इसका थोड़ा सा भी ध्यान रखना भाई आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। ये भी बहुत आसान सा ही सवाल है और देखो बोर्ड एग्जाम पे ये पूछा भी गया है। देखो 25 में भी यही क्वेश्चन आया, देखो 24-25 के ही अभी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ध्यान देना भाई थोड़ा। देखो क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन था चित्र में, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना, देखो वैसे ही क्वेश्चन है। इसी वैरायटी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चित्र में DE जो है वो समांतर BC है, BC है। यदि AD बराबर 3 सेंटीमीटर और दिया है DE बराबर 4 सेंटीमीटर तथा DB बराबर 1.5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछना चाह रहे हैं तो BC की माप ज्ञात करनी है। तो BC की माप होगी, इस तरीके से क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो क्या दिए गए हैं आपको। ऑप्शन पहला दिया है 9 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है बेटा आपका 8 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है आपका 7.5 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन था बेटा, ये 2025 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। देखो समझने का प्रयास करो, ये कहाँ पर आया था 2025 पे, ठीक है। इस पे चित्र भी दिया था, चित्र कैसा बना था, इस तरीके से बना था। यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई, इस तरीके से दिया गया।
और इसमें साफ तौर पे मेंशन है ये वाली बात कि जो DE है वो BC के क्या है, समांतर। DE है जो BC के क्या है, समांतर। अब देखो इस पे AD का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। DE का मान, DE ये वाला कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। DB ये दिया आपको कितना, 1.5 सेंटीमीटर, है ना। और आपसे क्या पूछना चाह रहा, BC बताओ। तो हमने कहा बेटा जब कभी भी ये और ये समांतर होंगे, अगर चित्र में क्या मेंशन है, DE समांतर है किसके, BC के। ये क्वेश्चन पे दिया गया है, गिवन है भाई ये। अगर ये गिवन होता तो हमने आपको अभी पहले क्वेश्चन पे समझाया हुआ था भाई, अगर ये और ये समांतर है तो हमेशा याद रखना कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ADE, और आपको बड़ा त्रिभुज एक नजर आ रहा होगा ABC, ये दोनों क्या होते हैं, समरूप, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, MCQ जाएगा तो डायरेक्ट आप समझ जाओगे छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। और बेटा अगर छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज ये वाला ABC अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होंगे, बराबर। तो इतना दिया जाए, आप इतने समझ जाना, ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज हमेशा क्या होगा, समरूप। और अगर समरूप होगा तो बताओ इसकी संगत भुजाएं लो। अगर हमने इसकी AD भुजा ली तो AD के साथ आपको किसका रेशियो लेना पड़ेगा, AB का। और इधर से हमें मतलब नहीं है तो सीधा इसको ले लो, ये क्या आ जाएगा, DE, और बटे में ये क्या आ जाएगा, BC। बेटा आपको BC तो फाइंड आउट करना। अच्छा AD की वैल्यू तो डायरेक्ट आपको पता है 3, AB आपको नहीं पता था, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, AB को आप क्या ऐसा लिख सकते हो, AD और प्लस DB। आपने कहा बिल्कुल, क्या लिख सकते हो, AD प्लस DB इज इक्वल टू, DE की वैल्यू कितनी है 4 और BC तो आपको फाइंड आउट ही करना। आगे आ जाते, देखो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन, AD की वैल्यू कितनी है 3 प्लस DB की वैल्यू, DB कितना है 1.5 इज इक्वल टू 4 अपॉन कितना आ जाएगा BC। ठीक है, यही BC ज्ञात करना। तो देखो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4.5। समझ रहे हो भाई बात को, 3 में 1.5 ऐड करोगे ना 4.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 अपॉन BC। आप यहाँ से दशमलव को हटा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, 15 से चाहो तो आप कैंसिल कर लो, 15 दूना 30 होता और 15 तिया 45 होता। 2 से इसको कैंसिल करोगे 2 बार, आ जाएगा 1/3 बराबर 2/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और आगे क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। तो BC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। देखो कौन से ऑप्शन पे है, जो ऑप्शन नंबर डी पर साक्षात मौजूद है, कितना, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बेटा आप इस तरीके के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आज थोड़ा सा समय हमारे पास कम है, इसलिए आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं। आज बहुत हमने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया जो समरूप त्रिभुज पर आधारित था। कल की जो क्लास होगी वो थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि उसमें हम आपको कुछ प्रमेय भी सिद्ध करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं, और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। आज की क्लास थोड़ा समय हमारे पास कम होने की वजह से आज हम क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे आपको और अच्छी क्लास में, जिसमें हम लोग प्रमेय वगैरह को सिद्ध भी कर रहे होंगे और वहां पर अच्छे क्वेश्चन भी लगा रहे होंगे जो 4 नंबर या 6 नंबर की कैटेगरी में पूछे गए। ठीक है, तो फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो से जुड़ने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद, और वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, और एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और एक हैबिट बना लो कि शाम को 8 बजे आपको क्लास में जरूर आना है, क्योंकि 8 बजे आपके लिए एक बहुत बेहतरीन क्लास हो रही है। जो बच्चे लगातार कर रहे हैं वो देख भी रहे होंगे कि उनका मैथ में इंटरेस्ट बार बार जग रहा होगा, क्योंकि अगर आपको मैथ कठिन लगती है तो आप एक बार शाम को 8 बजे हमारे पास जरूर आओ और क्लास को करके देखो। अगर आपको गणित कठिन लग जाए तो फिर आप चैनल पर कभी ना आना। ठीक है, फिलहाल अब इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से।